नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तालिबान के हमले में 140 से ज्यादा अफगान सैनिकों की मौत, मारे गए 10 आतंकी, सैनिकों की वर्दी में आए लड़ाके। दिनाकरन से दिल्ली पुलिस की पूछताछ, चुनाव चिन्ह बचाने के लिए घूस का मामला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पहुंचे दिल्ली। एमसीआई ने डॉक्टरों को किया आगाह, जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर हो सकती है कार्रवाई। आईएमए की नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कानून की मांग। दिल्ली में नगर निगमों के लिए मतदान कल, 272 वार्डों में 2500 से ज्यादा उम्मीदवार। बरखा शुक्ला सिंह बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से गिरा पारा, उत्तर भारत में कई इलाकों में बारिश, पश्चिमी विक्षोभ का असर। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ शहर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तालिबान की तरफ से हुए इस हमले में 140 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हो गई। इसे अफगानिस्तान के सैन्य कैंप में हुए सबसे बड़े हमलों में माना जा रहा है। हमले के चंद घंटे बाद ही तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी ली। भारत ने अफगानिस्तान से बाहर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने पर जोर दिया है। बुरी तरह जख्मी ये लोग अफगानिस्तान के सैनिक हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मज़ार शरीफ के कई अस्पतालों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बीती रात तालिबानी आतंकियों ने सेना के मुख्यालय पर बड़ा हमला किया। सैनिकों की वर्दी भंचकर इन आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कई घंटों तक चली गोलीबारी में 140 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। लड़ाई में तालिबान के 10 लड़ाके भी मारे गए। हमला उस वक्त हुआ जब सैनिक जुमे की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मरने वाले सैनिकों की तादाद अभी और बढ़ सकती है। دوستایی که در اونجا هستند چه از دکتر صاحبا باشند و یا از پرسنل نظامی تا به حال بیشتر از 150 نفر شهدا را گفتند که ما شمارش گرفتیم و در حدود بیشتر از 60 الی 70 نفر। हमले के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सैन्य शिविर का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय ने 10 हमलावरों की तस्वीरें जारी की हैं। हमले के बाद सेना मुख्यालय के बाहर गश्त बढ़ा दी गई है। जगह जगह सेना के हथियारबंद जवान चौकन्ने दिख रहे हैं। सेना के मुताबिक हमले में ग्रेनेड का भी इस्तेमाल हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआती धमाके इतने भयानक थे कि उसकी आवाज से वो दहल उठे। ما خود صدا شنیدیم یک 3-4 صدا شاید راکت بود چیز بود خو پس همون تو آمدیم دیگه جنگ شروع بود। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की है। साथ ही हमले में मारे गए और घायल सैनिकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत में अफगान नेशनल आर्मी की 209 कोर के मुख्यालय पर यह हमला हुआ। यही सेना इन दिनों उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एक अध्ययन के मुताबिक 2016 में करीब 6,800 सेना और पुलिस के जवान आतंकी हमलों में मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शशांक जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो अफ़गानिस्तान में ताज़ा हमला जो हुआ है और इतने तमाम अफ़गान सैनिकों की मौत हुई है, क्या आपको लग रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन जो ट्रूप्स थे वहाँ पर, उनको अब वाकई में जो कि अमेरिकन फोर्सेस के जो कमांडर हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने भी कहा कि हमें तालिबान से लड़ने के लिए अब ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजें की ज़रूरत होगी। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर अमेरिका को इस ओर सोचना चाहिए? हमारे ख्याल से अमेरिका ने अभी तक अपनी अफगानिस्तान की पूरी पॉलिसी बनाई नहीं है और बताई भी नहीं है। इतना जरूर कहा गया था शुरू में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कि उनकी अभी तक की सब पॉलिसी फेलियर हो चुकी हैं और टेररिज्म के खिलाफ उनको ज्यादा तेजी से लड़ना होगा। लेकिन उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई पूरा अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनाया है। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन, रूस, ये सब, ईरान, ये सब के सब जो है वो तालिबान के बीच में डिफ्रेंशिएट करके कि कौन से गुड तालिबान है, कुछ को मिला के चलना है, कुछ को नहीं लेके चलना है। तो उससे मेरे ख्याल से तालिबान को और एनकरेजमेंट मिल रहा है
कि वे किस तरीके से इस सरकार को डिस्टेबलाइज करा जाए और अपना रोल बढ़ाया जाए, ताकि जिस समय नेगोशिएशन शुरू हो तो उनकी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी। तो हमारे ख्याल से जो है एक प्रकार से ये अफगान सरकार को डिमोरलाइज करने का तरीका उनका है, और ये बहुत ही खराब बात है कि इस तरीके के जो वहाँ पे अफगानिस्तान में अभी तक हालात सुधरे नहीं है, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी। और लेकिन सर आपसे ये जो ताज़ा हमला हुआ है, इसने एक बात तो ये साफ कर दी है कि अफगानिस्तान अभी तैयार नहीं है तालिबान से लड़ने के लिए बिना अमेरिका की मदद के। जी, ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अभी पूरे तरीके से, एक तो वो ट्रेंड नहीं है, दूसरा ये है कि उनके यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस के भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सिंपैथीज हैं इन लोगों के साथ में, तो शायद उसने पूरे तरीके से लड़ नहीं पाते हैं। शुरू में कई जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जिस तरीके से अभी इसने सारे लोग मारे गए हैं, हमको लगता है कि अब अमेरिका को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ, और बाकी जो अफगानिस्तान के और पड़ोसी देश हैं उनको भी अपनी पोजीशन साफ करनी होगी। भारत की इसमें किस तरह की चिंताएं उभर रही हैं, क्योंकि हमारे कई स्टेक्स हैं वहाँ पर, हमारे कई हित वहाँ पर हैं अफगानिस्तान को लेकर, हमारी स्ट्रैटेजी को लेकर, जियोपॉलिटिकल व्यू को लेकर, तो इसमें भारत की किस तरह से चिंताएं बढ़ती हैं? नहीं, भारत को इस समय सबसे पहला ध्यान ये करना होगा कि जो भारतीय नागरिक वहाँ रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की पूरी उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके साथ में जो है जो भी सुरक्षा प्रबंध हो सकते हैं वो करने चाहिए। और दूसरा ये है कि इस समय तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी साइड पर है उसमें भारत इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें तो ये अमेरिका और नेटो फोर्सेज ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो उनको अपने पोजीशन साफ करनी होगी कि आगे बढ़ना चाहते हैं या वहाँ से विड्रॉ करने का उनका विचार है, क्योंकि अभी तक तालिबान को लग रहा है कि विड्रॉ करने वाले हैं तो जल्दी से जल्दी विड्रॉ करवाना चाहते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की तरफ रुख करते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुस्लिम समुदाय को लेकर दिए बयान पर विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने सफाई में कहा कि उनकी सरकार विकास के लिए वोट बैंक को पैमाना नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद ने कल एक कार्यक्रम में कहा था कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, लेकिन उनकी सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? दूरसंचार मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मुस्लिमों पर बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस और जेडीयू का कहना है कि बीजेपी लोगों को धार्मिक समुदाय के तौर पर देखती है और पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि देश की एक बड़ी आबादी उन्हें वोट नहीं देती। वो और उनकी पार्टी निश्चित रूप से पूरे भारत के नागरिकों को धार्मिक समुदायों के रूप में देखते हैं, परिभाषित करते हैं। सर्वमान्य हो गया इस पार्टी के लिए कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय 18% या कुछ मुसलमान उनकी पूरी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं। खुद ही इस दुष्प्रचार का, अपनी ही पार्टी के दुष्प्रचार का खंडन कर दिया कि मुस्लिम वोट देते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन उनको देते हैं। लेकिन उनको अपने गिरेबां में झांकना चाहिए कि वो क्यों नहीं देते। सीपीएम, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी रविशंकर प्रसाद के बयान पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कोई मंत्री नहीं बल्कि देश का संविधान सबको समान हक देता है। Muslims are, or Christians or Sikhs or atheists like us, we are all Indian citizens. The sanctity is provided by the Indian Constitution. It is not the charity of any minister. And let them not talk in these terms because it is very unbecoming of being a minister. Honorable Law Minister said that Muslims do not vote for us, but we gave them sanctity. Where is this we? Who are you we? It is a constitution which has given rights to each and every Indian. And as a Muslim, I am the minority of this country and my rights are protected in Article 29 and 30 and also various fundamental rights. सरकार की जिम्मेदारी है सबके काम आए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुनासिब समझती है तो उसे पूरा हक है और वो ऐसा ही कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने मामले को तूल पकड़ता देख ट्वीट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी के विकास में यकीन रखती है और भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति का सम्मान करती है। वो विकास के लिए वोट बैंक को मापदंड नहीं मानते। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसके बावजूद पार्टी उनका पूरा सम्मान करती है और उनको परेशान नहीं किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अन्ना द्रमुक अम्मा गुट के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरन से आज दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। पीटीआई के मुताबिक एसीपी रैंक के अधिकारी ने दिनाकरन से लंबी पूछताछ की। दिनाकरन पर चुनाव आयोग के अधिकारी को पार्टी सिंबल के बदले रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दिनाकरन के फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और एसएमएस की जांच की है। पूछताछ के दौरान दिनाकरन के वकील को साथ रहने की इजाज़त नहीं दी गई। बिचौलिए सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस को दिनाकरन की तलाश थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके चेन्नई आवास पर समन भेजा था। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर दिनाकरन की तरफ से चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। चंद्रशेखर को 8 दिनों के पुलिस रिमांड में रखने के बाद दिल्ली पुलिस कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पूछताछ करना चाहती है। आपको बता दें कि AIADMK में 2 धड़े होने के बाद दिनाकरन 2 पत्ती चुनाव चिन्ह को पाने के लिए ये कोशिश कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी आज दिल्ली पहुंचे। उनका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अन्ना द्रमुक के दोनों धड़ों में विलय को लेकर बातचीत चल रही है। पलानीसामी यहां नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो तमिलनाडु के किसानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने पदभार संभालने के बाद आज ये ऐलान किया। सुलखान सिंह को कल जावेद अहमद की जगह डीजीपी बनाया गया था। नई सरकार के गठन के बाद पुलिस विभाग में यह सबसे बड़ा फेरबदल है। नए डीजीपी ने 100% FIR दर्ज करने पर भी जोर दिया। पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर सुलखान सिंह ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। एंटी रोमियो स्क्वाड पर उन्होंने कहा कि किसी को भी तंग नहीं किया जाएगा। गलत व्यवहार करने वालों पर नज़र रखी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट आदेश है कि कोई सत्ता पार्टी का हो या किसी का हो, किसी तरह कोई उद्दंडता या गड़बड़ी न करे और पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करेगी। हम ये इंश्योर करेंगे कि 100% FIR लोगों की दर्ज हो। हम पुलिस के अधिकारियों का आकलन आंकड़ों के आधार पर नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हमारे पुलिस अधिकारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम हैं मणिपुर में। भारत का उत्तर पूर्व क्यों है अशांत? कैसे हैं लोग? क्या है उनकी पहचान? मणिपुर के लोग बड़े अच्छे हैं, साधारण लोग हैं। हुनर में अव्वल, लेकिन क्यों है उपेक्षित? लड़ने को उद्धत, लेकिन क्या मिलने को भी हैं तैयार? देखिए हमारी खास रिपोर्ट मणिपुर के मिजाज, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। R.D. बर्मन अपनी संगीत लहरियों से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाले महान संगीतकार। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में शुमार। आज भी R.D. बर्मन का जादू है बरकरार। भारतीय सिनेमा को दी एक नई पहचान। बेइंतहा संगीत प्रेम के कारण पंचम दा के नाम से मशहूर। दिल्ली में रविवार को होने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 272 वार्डों के लिए मैदान में 2500 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की बात कह रही है, तो बीजेपी केंद्र के साथ तालमेल बढ़ाने की बात पर वोट मांग रही है। राजधानी में रविवार को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों के लिए मतदान होगा। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए 13,141 मतदान केंद्र बनाए हैं। इनमें 799 संवेदनशील है
और 208 अति संवेदनशील हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस बार 68 विधानसभाओं में 68 मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। तीनों निगमों में कुल 1,34,23,783 मतदाता हैं। इनमें पहली बार के मतदाताओं की संख्या करीब 25,000 है। कुल 2,537 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आज हम जिसको वोट दे रहे हैं, अगर दिल्ली के लोग, हम सब लोग दिल्ली में कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को चुनेंगे, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को नगर निगम की सत्ता देंगे, तो उसके रिजल्ट में तो कूड़ा फैलेगा ही फैलेगा, उसके रिजल्ट में तो चिकनगुनिया होगा ही होगा। आपकी जो राजनीति है वो टकराट की राजनीति है, गाली गलौज की राजनीति है, तो मैं नहीं समझता उससे विकास हो सकता है। अगर दिल्ली में जिस दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई, दिल्ली विधानसभा में भी, आप समझिए कि तालमेल के साथ बहुत अच्छा काम होंगे, तब किसी प्रकार का कोई भी जनता को परेशानी नहीं रहेगी। नगर निगम के लिए मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। चुनाव के नतीजे 26 अप्रैल को आएंगे। पिछले 10 साल से नगर निगम पर बीजेपी काबिज है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस से निकाली गई बरखा शुक्ला सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल और श्याम जाजू की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। बरखा ने कहा कि वो किसी पद की लालसा में बीजेपी में नहीं आई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर ये कदम उठाया है। बरखा ने गुरुवार को दिल्ली कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने का आरोप लगाया था। इसके बाद कल कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। पहले की कांग्रेस थी वो जनाधार वाली कांग्रेस थी, वो पब्लिक की नब्ज पकड़ना जानती थी, वो लोगों का दुख दर्द सुनना जानती थी। वो जो कांग्रेस पार्टी थी, जो नेता थे वो लोगों का दुख दर्द सुनते थे। आज वो पार्टी में गायब हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक विकास के लिए भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अहम बताया है। वॉशिंगटन में IMF और विश्व बैंक की बैठक में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत में महंगाई कम हुई है और राजकोषीय संतुलन बढ़ा है। वित्त मंत्री ने भारत में GST जैसे आर्थिक सुधारों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कर वसूली बढ़ेगी और जाली मुद्रा का खतरा कम होगा। सरकार विधि आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगी। एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे वकीलों को सरकार ने ये भरोसा दिलाया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार वकीलों से चर्चा किए बगैर इस मामले में कुछ भी नहीं करेगी। कानून मंत्री की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे बार एसोसिएशंस ने विरोध कार्यक्रम वापस ले लिए हैं। विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें वकीलों का लाइसेंस रद्द करने और मुवक्किल को मुआवजा देने तक के प्रावधान प्रस्तावित हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टरों को चेतावनी दी है कि मरीजों को जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। MCI ने इसके लिए डॉक्टरों के लिए 2016 में जारी पुराने सर्कुलर और नियमों को फिर से जारी किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी जेनेरिक दवाओं पर सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन नकली दवाओं पर लगाम के लिए सरकार को सख्त कानून बनाना होगा, ये ऐसी उनकी मांग है। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही डॉक्टरों को पर्ची में जेनेरिक दवाएं लिखने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने इसके लिए कानून लाने की भी बात कही है। जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से कई गुना सस्ती होती हैं। चीफ जस्टिस JS खेहर ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बन रहा है। एंगेजिंग एशिया आर्बिट्रेशन समिट में उन्होंने कहा कि देश में मजबूत कानूनी प्रणाली और सरकारी दखल की कमी से विदेशी कारोबारियों के भरोसे को बढ़ावा मिलेगा और सरकार की मेक इन इंडिया योजना से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत पसंदीदा जगह बन रहा है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेशक भारत आ रहे हैं और ये वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी 24 अप्रैल से 5 दिन की यात्रा पर आर्मेनिया और पोलैंड जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति 24 अप्रैल को आर्मेनिया की राजधानी येरेवान पहुंचेंगे। आर्मेनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात होगी। इस साल दोनों देशों के रिश्तों को 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। 26 अप्रैल को उपराष्ट्रपति पोलैंड की राजधानी वार्सा पहुंचेंगे।
वारसा में उपराष्ट्रपति, पोलैंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीनेट के स्पीकर के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच 1990 से मजबूत आर्थिक संबंध हैं। Do hope that some agreements will be finalized during the visit. In the case of Armenia, we are certainly looking at enhancing greater cultural cooperation and a greater cooperation amongst the youth of our two countries. So that is an area which is under discussion. With Poland, they have been very keen to sell apples to us, and so I think agriculture is an important area. भारत में बीड़ी उद्योग करीब 44 लाख लोगों को सीधे रोजगार देता है और करीब 40 लाख लोग बीड़ी से जुड़े दूसरे कामों में लगे हैं। लेकिन बीड़ी मजदूरों की हालत बेहद ख़राब है। कम मजदूरी, सरकार के कल्याणकारी फंड से महरूम जैसी समस्याओं के अलावा सेहत की मार से भी इन्हें जूझना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का सागर जिला, बीड़ी बनाने में शिद्दत से जुटी महिलाएं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद मिलते हैं सिर्फ 50 रुपए। बीड़ी मजदूरों का कहना है कि इस काम के लिए उनका मेहनताना हर दिन 200 रुपए होना चाहिए। मजदूरी भी रोज नहीं बल्कि हफ्ते में एक ही दिन मिलती है। 50 रुपए दे दे यार, 50 की पत्ती काट ले या 10 की लतिया काट ले और कटी की कटी ले लाई तो कामे लो जनता हो खावे हो। 1000 बीड़ी बनाने का टारगेट पूरा करने के लिए ये महिलाएं रात में भी काम करती हैं। बच्चों की देखभाल के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। टारगेट नहीं पूरा हुआ तो मजदूरी पर भी कैंची चल जाती है। और वो में बीड़ी छाट देते हैं, वो में कल्लू बीड़ी लेते नहीं है, जे अकेले पत्ती खराब देते हैं। तो हमारी बीड़ी 700 बीड़ी बनती है, 600 बीड़ी बनती है, अब वो में कट गई तो क्या होता है। मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को दिन भर की मेहनत के लिए न्यूनतम मजदूरी 267 रुपए मिलनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार इनसे 1000 बीड़ी बनाने पर रेट तय करते हैं। इसके लिए 120 रुपए निर्धारित है। इसमें से भविष्य निधि कटकर उनके हाथ 95 रुपए आने चाहिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। इनकी शिकायत है ठेकेदार अपने सगे संबंधियों का नाम रजिस्टर्ड कर सरकारी फंड का फायदा उठाते हैं। 50 साल हो गई जब बार सेठ की बीड़ी बनाओ तो आज तक कुछ नहीं मिलो। और उन्हीं के नाम, परिवार के, नाती पोतों के, सबके उन्हीं के 30 साल हो गई हमें तो। फंड वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। किसको मिलता है? बताते नहीं है जानकारी। जो सट्टेदार हमें लाते हमारे जब सट्टेदार में बड़ी बनाती हमारे को कहाँ मिला उन्हें के नाम चढ़े है। बीड़ी मजदूरों को टीबी, अस्थमा, फेफड़े के रोग और चर्म रोग होने का खतरा बना रहता है। बीड़ी श्रमिकों के लिए सरकारी अस्पताल भी हैं। जिले के गढ़ाकोटा में ऐसे ही एक अस्पताल की हकीकत देखिए। सुबह 8 बजे से डॉक्टर और बाकी स्टाफ को होना चाहिए, लेकिन 10 बजे तक किसी का कोई अता पता नहीं। बीड़ी कार्ड नहीं बना होने की वजह से ज्यादातर मजदूर अस्पताल का फायदा भी नहीं उठा सकते। क्या हो गया तुम्हें? मुंह में छाले हैं। तो क्या है यहाँ पे फ्री इलाज मिलता है? हाँ। पर्ची है तुम्हारी? हाँ। अब कब तक बैठोगे? जब तक सर नहीं आ जाते। सागर के अलावा बीड़ी उद्योग के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों में भी बीड़ी मजदूरों की हालत ऐसी ही है। देश के कुल बीड़ी उत्पादन का बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और जबलपुर में होता है। इसके बावजूद यहाँ के बीड़ी मजदूर बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सरकारी उपेक्षा और ठेकेदारों की मनमानी उनकी नियति बन गई है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब आप देश के नक्शे और प्राकृतिक संरचनाओं के मानचित्र सीधे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिवस के मौके पर इस सेवा की शुरुआत की गई है। देश का सबसे प्राचीन वैज्ञानिक विभाग और दुनिया के जाने माने सर्वेक्षण विभागों में से एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग अपनी स्थापना का शताब्दी दिवस मना रहा है। 1767 में स्थापित की गई भारत की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी ने 250 साल पूरे कर लिए हैं। इसकी सफलता को मनाने के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिवस के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में विभाग की ओर से तैयार किए गए वेब पोर्टल नक्शे को लॉन्च किया गया। इस वेब पोर्टल पर सभी भौगोलिक मानचित्र देश के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और वो नक्शे वेब पोर्टल के द्वारा इसे मुफ्त में डाउनलोड भी कर सकते हैं। With this facility, for anybody who wants to use the Survey of India map, they can straight away download it from
wherever they are. Just go onto the net, go to the Nakshay portal and download the map you want. मानचित्र को डाउनलोड करने के लिए उपयोगकर्ताओं को आधार कार्ड की पहचान की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इन मानचित्रों से प्राकृतिक और मानव निर्मित टोपोग्राफिक भौगोलिक संरचना को देख सकते हैं। साथ ही शिक्षा योजनाओं के निर्माण, विकास और वेब आधारित एप्लीकेशंस को बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौसम के बदले मिजाज ने उत्तर भारत में लोगों को झुलसाती गर्मी से राहत दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी और दूसरे हिस्सों में बारिश से लोगों को राहत मिली है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है कई जगहों पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में धूल भरी आंधी और कई जगहों पर हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते आया है और अगले 4 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन झारखंड, ओडिशा और दक्षिणी राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़े जारी रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।